नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल ओनली स्टडी मिश्रा सर में। मैं मणिभूषण मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर, जहां हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स। और डेली करंट अफेयर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। तो आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए और जितने भी सेशन करवाए जा रहे हैं सबको पढ़िए और इसको लिख कर अपने नोट्स बना लीजिए। इसमें प्रश्न होंगे और प्रश्न के साथ इसके डिटेल होंगे, तो उनको आप लिखकर अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। प्रतिदिन का आपका जो करंट अफेयर्स यहाँ पे मिलता रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और अपने दोस्त ग्रुप में भी इसको शेयर करिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हाल ही में चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बने हैं, शपथ लिया उन्होंने। अब इसकी पूरी डिटेल देखिए क्या होगा, इसके पूरी डिटेल के बारे में। चंद्रबाबू नायडू ने चौथी बार आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने टीडीपी और जनसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इस गठबंधन को 164 सीटें मिली थी। टीडीपी को सर्वाधिक 135 सीट, जनसेना को 21 और बीजेपी को 8 सीटें मिली थी। तो इस तरीके से पूर्ण बहुमत मिला टीडीपी को। क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन था तो बीजेपी, टीडीपी और जनसेना ने मिलकर 164 सीटें जीती। कुल यहाँ की विधानसभा में 176 सीट है। यह चुनाव हुआ था जब लोकसभा चुनाव हुआ, तो लोकसभा चुनाव के साथ ही जो है आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुआ था और विधानसभा की सीटें आंध्र प्रदेश में 176 है। उनमें से 164 बीजेपी, टीडीपी और जनसेना ने जीता। तो इस तरीके से टीडीपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। अब चलिए आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में पूरी डिटेल जानकारी। आंध्र प्रदेश के बारे में, आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी अमरावती है। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बने हैं। विधानसभा की 176 सीटें हैं। यहाँ पे विधान परिषद भी है। यहाँ पे विधानमंडल द्विसदनीय है, विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है और विधान परिषद में 58 सीटें हैं। लोकसभा की 25, राज्यसभा की 11 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसको भाषा के आधार पर गठित किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को। तो ध्यान रखिएगा, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता रहता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आज का अगला, हाल ही में मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी। भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 147 सीटों में से 78 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 24 साल से चले आ रहे बीजू जनता दल अर्थात बीजेडी की सत्ता को हटा दिया। यहाँ पर 24 साल से 2000 से ही यहाँ पर नवीन पटनायक सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे और वहां पे बीजू जनता दल की सरकार थी। इस बार बीजेपी ने बीजू जनता दल को सरकार से हटा दिया और पूर्ण बहुमत हासिल कर ली। यहाँ उड़ीसा में 147 सीटों वाली विधानसभा है जिसमें से 78 सीटें बीजेपी ने जीत ली और पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाई और वहां पर मुख्यमंत्री बन गए मोहन चरण मांझी। तो नवीन पटनायक साल 2000 से 2024 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे, ये ध्यान रखिएगा। अब उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा के बारे में पूरी डिटेल जानकारी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। राज्यपाल है गणेशी लाल। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी है। विधानसभा की 147 सीट है, लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। बिहार से अलग होकर यह राज्य बना था 1 अप्रैल 1936 को और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अगला प्रश्न देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न आपके परीक्षा में बिल्कुल आने वाले हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जून को हर साल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को श्रम न कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने और आगे बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत हुई थी 2002 में और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत की थी। ILO के द्वारा 2002 में शुरू किया गया था। अब ILO के बारे में जानते हैं। इस तरीके के अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जो आपके परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, ये स्टैटिक जीके के प्रश्न होते हैं। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कहते हैं इसे। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी।
मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, महानिदेशक है गिलबर्ट हुंगबो और इसके 187 देश जो है सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? तो 14 जून को हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? रक्तदान से संबंधित भ्रांतियों से लोगों को जागरूक करना। वर्ष 2024 का विषय क्या है, ये जरूर याद रखिएगा। वर्ष 2024 का विश्व रक्तदान दिवस का थीम क्या है? 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग, थैंक यू फॉर ब्लड डोनर्स, ये इसका थीम है। आप लोग लिखकर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखें, किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। इसका उत्तर हो जाएगा गुडाकेश मोती। ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं गुडाकेश मोती। इनको मई महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है, यह ध्यान रखिएगा। किस महिला खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो श्रीलंका की महिला क्रिकेट खिलाड़ी चमारी अट्टापट्टू को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है। तो पुरुष और महिला, एक पुरुष और एक महिला को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान से सम्मानित किया जाता है हर महीने। तो ये दोनों को याद रखें, गुडाकेश मोती वेस्ट इंडीज और चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका। अगला प्रश्न देखें, आप लोग बताइए अप्रैल महीने के लिए किसे जो है नियुक्त किया गया था, ये बताइए। अप्रैल महीने के लिए सम्मान किसको मिला, किस महिला और किस पुरुष क्रिकेटर को मिला था? अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा ईगा स्वीटेक। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने इटली की जैस्मिन पाउलिन को 6-2, 6-1 से हराया और फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब जीत लिया। ईगा का यह चौथा फ्रेंच ओपन है और कुल 5वां एकल खिताब है ईगा का। ध्यान रखिएगा, पोलैंड की खिलाड़ी हैं ईगा स्वीटेक। इन्होंने इटली की जैस्मिन पाउलिन को हराया है और फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब जीता? अभी मैंने बताया महिला एकल खिताब फ्रेंच ओपन कहीं, अब पुरुष एकल खिताब फ्रेंच ओपन का ये जीता है कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अल्काराज ने फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब जीता है। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीता है। तो ये याद रख लेगा, महिला एकल और पुरुष एकल परीक्षा में ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब फ्रेंच ओपन के बारे में जानिए। यह फ्रेंच ओपन का 123वां संस्करण था 2024 में। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंच ओपन जो है वो किस नाम से जाना जाता है? रोलैंड गैरोस नाम से भी जाना जाता है और यह क्ले कोर्ट अर्थात बजरी पर खेला जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कौन मनोज पांडे के स्थान पर भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष बने हैं? मनोज पांडे के स्थान पर भारतीय थल सेना के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका उत्तर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना में ही उपाध्यक्ष थे, अब इनको जो है अध्यक्ष बना दिया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। अभी जो उपेंद्र द्विवेदी हैं, अभी इस समय जब ये वीडियो बनाई जा रही है तो यह भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष हैं। ये 30 जून को अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे। उपेंद्र द्विवेदी को मनोज पांडे के स्थान पर नए सेनाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को पदभार ग्रहण करेंगे। उपेंद्र द्विवेदी फिलहाल थल सेना के उप प्रमुख हैं, याद रखिएगा, थल सेना के क्या हैं? उप प्रमुख हैं। अगला प्रश्न देखें, नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनामिका वी राजीव। अनामिका वी राजीव भारतीय नौसेना की महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, याद रख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न खूब पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी केदार जाधव ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो केदार जाधव किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। क्रिकेट इज द राइट आंसर। इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जो खिलाड़ी संन्यास लेते हैं उनसे जो पूछा जाता रहता है प्रश्न, इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखें, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? अभी मैंने बताया उपेंद्र द्विवेदी भारतीय थल सेना के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अब उप प्रमुख थे उपेंद्र द्विवेदी, अब उनका पद खाली हो गया। अब उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो उप प्रमुख बना दिए गए हैं जनरल NS राजा सुब्रमणी, ये बनाए गए हैं। अब ये थल सेना के नए उप प्रमुख हैं।
NS राजा सुब्रमणि उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे जो थल सेनाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, ये जरूर आप याद रखिएगा, लिख कर रखिए, और ये परीक्षा में आने वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें, कौन एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? तो माउंट एवरेस्ट पर भी एक ही सीजन में 2 बार और माउंट लहोत्से पर भी एक ही सीजन में 2 बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति बने हैं। तो उत्तर हो जाएगा सत्यदीप गुप्ता। सत्यदीप गुप्ता इज द राइट आंसर। इन्होंने 21 मई को एवरेस्ट पर और 22 मई को माउंट लहोत्से पर चढ़ाई की थी। मई में अभी हाल ही में एक बार और चढ़ा है इन्होंने एवरेस्ट और लहोत्से पर। तो एक ही सीजन में 2 बार एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर चढ़ाई करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। माउंट लहोत्से जो है ये दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की चौथी ऊंची चोटी है जो 8,516 मीटर इसकी ऊंचाई है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लहोत्से है। ये ध्यान रखिएगा। तो सत्यजीत गुप्ता इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस देश में हुए एक भयानक भूस्खलन से 2000 लोगों की मलबे में दबकर मरने की आशंका जताई गई है? तभी एक देश है पापुआ न्यू गिनिया, वहां पर भूस्खलन हुआ। उस भूस्खलन में लगभग 2000 लोगों के दबने की आशंका है। वहां पर एक गांव है जिसका नाम है यम्बाली, वहां एक भूस्खलन हुआ। 4000 लोग लगभग सो रहे थे और वहां भूस्खलन के कारण लगभग 2000 लोगों के मलबे में दबने की आशंका जताई गई है। तो पापुआ न्यू गिनी उत्तर हो जाएगा। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी और मुद्रा है कीना। ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें, रिलायंस इंडस्ट्रीज किस राज्य में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करने जा रही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज किस राज्य में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करने जा रही है? तो उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करने जा रही है, इसका सही जवाब हो जाएगा। यह चेन्नई के पास मापेडू में बनेगा। कहां बनेगा ये? चेन्नई के पास मापेडू में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, राज्यपाल RN रवि है, मुख्यमंत्री MK स्टालिन, DMK की सरकार है वहां पे। विधानसभा की 235 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 और लोकसभा की 39 सीटें हैं। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। और भारत का दक्षिणी राज्य है कन्याकुमारी, मुख्य भूमि का दक्षिणी पॉइंट है जो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखिए, किसने आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रगति पहल शुरू की है? किसने आयुर्वेद और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रगति पहल शुरू की है? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसने शुरू किया है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस। इसको इसे बोलते हैं सेंट्रल काउंसिल रिसर्च आयुर्वेद साइंस ने शुरू किया है। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रगति पहल शुरू किया गया है। प्रगति का पूरा नाम आप जान लीजिए। प्रगति का पूरा नाम है फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। तो इस तरीके के करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्त ग्रुप में भी शेयर करिए, हमारा सपोर्ट करिए। नया चैनल है और इस पर करंट अफेयर्स तो आएंगे ही आएंगे, बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो इस पर लाए जा रहे हैं, जिसके कुछ वीडियो आपको वहां प्रोवाइड हो रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश RO ARO, उत्तर प्रदेश PCS, इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे सिलेबस के अनुरूप वहां पर प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।